नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सीटेट ईवीएस में। आज हम आपके पास चैप्टर 4 का लेके आए हैं, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। जी हाँ, चैप्टर 4 में है कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के तरीके, और इससे अब तक कितने क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, बहुत महत्वपूर्ण है। सीटेट ईवीएस का पेडागोजी क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं कि कितना महत्वपूर्ण। 15 क्वेश्चन है, मात्र 15 क्वेश्चन है। एक बार आप देख लीजिए, समझ लीजिए, अच्छा होगा। प्रश्न है, विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। सीटेट जून 2011 में पूछा गया प्रश्न है। क्या है? बच्चों में विद्वान, भाषिक एवं सांस्कृतिक विविधता को ध्यान में रखना। जी नहीं। उचित दिशा में बच्चों की ऊर्जा को संकेतित करना। पाठ को आनंददायक और रोचक बनाने में मदद करना। 4, स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। इसका सटीक आंसर ये हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 21 की ओर। 21 क्या कह रहा है वो देख लेते हैं। खाद्य श्रृंखला की संकल्पना को पढ़ाने में विद्यार्थियों की अधिकतम भागीदारिता के लिए निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण व्यूह रचना सबसे प्रभावी होगी? जो कि सीटेट जनवरी 2012 में पूछा गया प्रश्न है। कौन सबसे प्रभावी होगी तो देख लेते हैं। विद्यार्थियों के इंटरनेट से संबंधित जानकारी एकत्रित करने के लिए कहना। जी नहीं, ये तो हो नहीं सकता है। श्याम पट पर लिखी विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं के सभी उदाहरणों को देखकर लिखने के लिए विद्यार्थियों को कहना। जी नहीं। जीवों के प्ले कार्ड्स बनाना और विद्यार्थियों के समूह को विभिन्न खाद्य श्रृंखलाओं को सोचते हुए उन्हें व्यवस्थित करने के लिए कहना। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 22 की ओर। वायु हर जगह है प्रकरण पर पढ़ाते समय एक शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित प्रश्न पूछता है। सीटेट जनवरी 2012 का प्रश्न है। क्या मृदा में वायु है? क्या पानी के अंदर वायु है? क्या हमारे शरीर में वायु है? क्या हमारी हड्डियों में वायु है? शिक्षक विद्यार्थियों से निम्नलिखित में से कौन सा कौशल विकसित करने का प्रयास कर रहा है? यानी कि क्या मृदा में वायु है? वायु के पूछ रहा है कि वायु क्या है पानी के अंदर। तो ये अधिकांशतः लग रहा है कि चिंतन कौशल की ओर बढ़ावा कर रहा है। फिर भी हम लोग ऑप्शन देख लेते हैं कि ऑप्शन में क्या है, शायद चिंतन ना हो। वर्गीकरण कौशल। जी नहीं, वर्गीकरण तो हो ही नहीं सकता है किसी को। चिंतन यानी कि चिंतन करने के लिए कार्य। देखिए, चिंतन भी हम बोल रहे थे, चिंतन यहाँ पे ऑप्शन में आ गया, तो इसका सही आंसर चिंतन होगा। यानी कि क्या, अगर जब कोई पूछता है कि क्या, प्रश्न है क्या मृदा में वायु है, क्या पानी के अंदर वायु है, क्या हमारे शरीर में वायु है, क्या हमारी हड्डियों में वायु है, तो ये सोचने के लिए मजबूर कर रहा है, यानी कि चिंतन करने के लिए। तो इसका सही आंसर 2 हो जाएगा। प्रश्न संख्या 23 की ओर चलते हैं। 23 क्या कह रहा है एक बार देख लेते हैं। डॉट डॉट के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। कौन विधियां हैं? सहयोगात्मक अधिगम, निर्देशित खोज, व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने, या समस्या समाधान करने। तो यहाँ सटीक आंसर हो जाएगा व्याख्यानों द्वारा स्पष्ट करने के अलावा निम्नलिखित पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं। यानी कि इसके अलावा ये विधियां नहीं है, लेकिन इसके अलावा सहयोगात्मक अधिगम, वर्गीकरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, निर्देशित खोज, पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने की विधियां हैं, और समस्या समाधान पढ़ाने की विधियां सिर्फ इसके अलावा। याद रखिएगा, अगर इसको छोड़ के हम तीनों क्वेश्चन, हमको अगले क्वेश्चन में भी फायदा कर सकता है, इसलिए याद रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कविता पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में गरीबी, निरक्षरता और वर्ग असमानता जैसे सामाजिक मुद्दों पर बल देना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा अधिगम अनुभव इस उद्देश्य की प्राप्ति में अधिक प्रभावी होगा? विद्यार्थियों को संबंधित मुद्दों पर स्लोगन लिखने के लिए कहना।
जी नहीं, बिल्कुल गलत। संबंधित मुद्दों पर विशेष व्याख्यानों का आयोजन करना, बिल्कुल गलत। शिक्षार्थियों को संबंधित सामाजिक मुद्दों पर चार्ट तैयार करने के लिए कहना, जी नहीं। शिक्षार्थियों को संबंधित जानकारी एकत्र करने और विश्लेषण करने के लिए सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना। जब इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। जब आप किसी ऑप्शन में जानकारी एकत्र करने और उस पर विश्लेषण करने ऐसा ऑप्शन में अगर आता है तो उसे आंख बंद करके आप आसानी से मार सकते हैं आंसर, क्योंकि ये सब एक ट्रिक है। जानकारी एकत्र करना, विश्लेषण करना, सामूहिक परियोजना लेने के लिए कहना, ये सब रामबाण ट्रिक है, याद रखिएगा। ये सब से आप आसानी से किसी भी प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। प्रश्न संख्या 25 की ओर चल रहे हैं। 25 है कि प्रयोगशीलता, खोजना, जांच पड़ताल और प्रश्न पूछना पर्यावरण अध्ययन के सक्रिय अधिगम के अनिवार्य तत्वों का निर्माण करते हैं। एक शिक्षक खाना जो हमें खाना चाहिए की संकल्पना के बारे में बताने के लिए निम्नलिखित गतिविधियों की व्यवस्था करता है। ये सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। प्रकरण पर एक वीडियो दिखाता है। श्यामपट पर उस प्रकार के सभी भोज्य पदार्थों का चित्र बनाता है। विभिन्न भोज्य पदार्थों को उदाहरण देता है, प्रत्येक में अनिवार्य तत्व बनाता है। तत्व कहता है कि संभावित स्रोतों से संबंधित जानकारी एकत्र करें। यानी कि अभी हम आपको बताए थे कि जानकारी एकत्र, सामूहिक, स्रोत, जो भी ऑप्शन हो, अगर ऐसा ऑप्शन में कुछ आता है तो आप आसानी से ऐसा आंसर मार सकते हो। तो सही आंसर इसका 4 हो जाएगा। लेकिन कह क्या रहा है देख लेते हैं। उपयुक्त 4 गतिविधियों में से कौन सी सक्रिय अधिगम को संतुष्ट करती है। ऐसे तो पूरा ऑप्शन सही है, लेकिन कौन सी तो संतुष्ट करने वाली हमारी 4 है, जो ये हमें संतुष्ट करती है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 26 की ओर। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में चिड़ियाघर के भ्रमण का आयोजन करने का मुख्य उद्देश्य होना चाहिए। मुख्य उद्देश्य क्या होना चाहिए। सीटेट जुलाई 2013 में पूछा गया प्रश्न है। शिक्षा की गुणवत्ता के विषय में अभिभावकों को संतुष्ट करना, जी नहीं। शिक्षार्थियों को आनंद और मजा उपलब्ध कराना, जी नहीं। नित्य शिक्षण कार्यक्रम की एक रास्ता को बदलना, जी नहीं। शिक्षार्थियों को सक्रिय अधिगम अनुभव उपलब्ध कराना, जी हाँ। जब हम चिड़ियाघर में जाते हैं, भ्रमण आयोजन करते हैं, तो उसमें क्या होगा कि जितने भी विद्यार्थी होंगे उनके सक्रिय अधिगम, यानी कि जो अधिगम अभी वो सीखे हैं उसके अनुभव से उपलब्ध कराना। तो इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। कक्षा 5 के विद्यार्थियों को पर्यावरणीय चिंताओं के बारे में पढ़ाते समय प्रीति प्रदूषण पर अधिक बल देना चाहती है। वांछित उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए क्रियाकलापों में से कौन सर्वाधिक प्रभावी हो सकता है। सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न है। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों को चार्ट बनवाकर, जी नहीं। विद्यार्थियों को शैक्षणिक भ्रमण पर ले जाकर किसी प्रदूषित नदी को दिखाना, जी नहीं। विद्यार्थियों से विभिन्न प्रकार के प्रदूषणों से संबंधित समूह परियोजनाओं पर कार्य करने के लिए कहना। देखिए, फिर हम अभी जिक्र किए थे समूह, जहाँ समूह आ रहा है विद्यार्थियों का समूह, तो विद्यार्थी समूह में ज़्यादा अच्छे से कार्य करते हैं और सीखते हैं। तो ये एक ट्रिक भी है, याद रखिएगा। इस ट्रिक से आप सॉल्व कर सकते हैं। तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 28 की ओर। 28 क्या कह रहा है देख लेते हैं। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को मुख्यतः किस पर केंद्रित होना चाहिए। ईवीएस में किसी अच्छे गृह कार्य को, यानी कि होमवर्क को, सीटेट फरवरी 2014 में पूछा गया प्रश्न। पुनरावृत्ति और पब्लिकरण का, जी नहीं। मास्टरी लर्निंग का, जी नहीं। विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना का, हाँ जी, इसका सही आंसर यही हो जाएगा कि विस्तारित अधिगम के लिए चुनौतियों और उत्तेजना के लिए। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 29 की ओर। ईवीएस की पढ़ाई में कक्षा में प्रश्नोत्तर तकनीक का सबसे अच्छा उपयोग किसके लिए किया जा सकता है। विद्यार्थियों का ध्यान आकर्षित करने के लिए, जी नहीं। विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए, इसका सही आंसर हो जाएगा विद्यार्थियों में सीखने की जिज्ञासा उत्पन्न करने के लिए।
प्रश्न संख्या 30 की ओर चल रहे हैं। कक्षा 5 के शिक्षार्थियों में जिज्ञासा जागृत करने का निम्न से सबसे प्रभावी तरीका क्या है? सीटेट सितंबर 2014 में पूछा गया प्रश्न है। अधिक हस्तपरक अनुभव प्रदान करना, जी नहीं। लिखित कार्य में उन्हें अधिक अभ्यास देना, जी नहीं। अक्सर इकाई परीक्षणों का आयोजन करना, जी नहीं। गहन जांच परक और कल्पना परक प्रश्न पूछना, जी हाँ। इसका सही आंसर ये हो जाएगा कि जिज्ञासा जागृत करने का, यानी कि जिज्ञासु विद्यार्थियों में कितना जिज्ञासा उसको जागृत करने के लिए गहन जांच परक, पहले हम उसका गहन जांच परक करेंगे और उसके बाद कल्पना परक प्रश्न उससे पूछेंगे कि वो कितना कल्पना कर सकता है। ऐसा उससे सटीक क्वेश्चन हम पूछेंगे ताकि उससे हमें जांचा पड़ताल जा सके। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 31 की ओर। कक्षा 3 के शिक्षार्थियों को हमारे दोस्त पक्षी प्रकरण पढ़ाते समय नलिनी नीचे दी गई पत्ती का प्रयोग करती है। पक्षियों पर आधारित वृत्तचित्र दिखाना, विभिन्न पक्षियों की तस्वीरों वाले चार्ट का प्रयोग करना और संक्षेप में उनका वर्णन करना, विद्यार्थियों को नजदीक के पार्क में ले जाना और उनसे पक्षियों को ध्यान से देखने के लिए कहना। तो ये तो ऑप्शन है, लेकिन कह क्या रहा है ये ऑप्शन में, थोड़ा सा उसको क्वेश्चन को देखना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि नलिनी किस प्रयोजन के लिए सीखने के लिए विभिन्न उपागमों का प्रयोग कर रही है। अच्छा, किसके लिए उपागमों का प्रयोग कर रही है, तो ये हमें देखना पड़ेगा किसके लिए कर रही है। तो ऑप्शन में चलते हैं। अपनी पाठ योजनाओं को पालन करना, जी नहीं। बहुबुद्धि वाले शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करना, इसका सही आंसर है कि जो सबसे तेज शिक्षार्थियों को विभिन्न आवश्यकताओं को उनको पूरा करना है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 32 की ओर, कि प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा पहलू सबसे महत्वपूर्ण होना चाहिए, जो कि सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। क्रियाकलाप संचालित करना तो कौशलों को विकास करना, नहीं। आकलन में सफलता प्राप्त करना, जी नहीं। विज्ञान की आधारभूत संकल्पनाओं को समझना, जी नहीं। सीखने वालों को प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, इसका सही आंसर क्या होगा? जो सीखने वाले हैं उसको प्राकृतिक और सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण से जोड़ना, इसका सही आंसर 4 हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 33 की ओर। प्राथमिक स्तर पर मानचित्रांकन सिखाने से विद्यार्थियों में निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है? सीटेट फरवरी 2015 में पूछा गया प्रश्न है। साफ सुथरा रेखांकन से, जी नहीं। गणनाएं अनुमान से, जी नहीं। माप के अनुसार चित्रण करने से, जी नहीं। सापेक्ष स्थिति और दिशा बोध की जानकारी के लिए जब हम मानचित्रण का सिखाने से जब निम्नलिखित में से किस कौशल को बढ़ावा मिलता है, तो हमें सापेक्ष स्थिति, उसका स्थिति क्या है और दिशा बोध की जानकारी के लिए हम लोग मानचित्रण का उपयोग करते हैं। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, प्रश्न संख्या 34 की ओर। कविताएं और कहानियां पर्यावरण अध्ययन की अंत वस्तु को पढ़ाने में प्रभावशाली हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि कविताएं और कहानियां ए बच्चों के परिवेश का समुचित चित्रण कर सकती हैं, समृद्ध अधिगम परिवेश प्रदान कर सकती है, यानी कि ए भी सही है और बी भी सही है। विभिन्न अमूर्त अवधारणाओं की प्रभावशाली तरीके से व्याख्या कर सकती है, जी नहीं, ये तो हो नहीं सकता। सृजनात्मक एवं सौंदर्यबोध का पोषण कर सकती है, बिल्कुल सही, यानी कि ए बी और डी। इसका सही आंसर ये हो जाएगा 1, ए बी और डी। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं और जो कि लास्ट प्रश्न है इस वीडियो का। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या है? सीटेट फरवरी 2016 में पूछा गया प्रश्न है। परिभाषाओं और व्याख्याओं को दूर रखा जाना चाहिए, बिल्कुल सही। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, बिल्कुल सही। बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए, जी नहीं। बच्चों को केवल
लिखित जानकारी कभी नहीं दी जानी चाहिए। इसका तीनों ऑप्शन सही है, ए, बी और सी, डी गलत है। तो हम लोग का जहाँ ऑप्शन ए, बी, सी होगा वो हम लोग टिक लगा देंगे। तो इसका सही आंसर 4, ए, बी, सी, यहाँ पे इसका सही आंसर 4 है। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इस वीडियो का नोट्स अगर आपको चाहिए तो नीचे एक ग्रुप लिंक दिया हुआ है, वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ से नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। और अगला 5 चैप्टर लेके आए हैं कि गतिविधियां एवं प्रयोगात्मक कार्य, एक्टिविटी एंड प्रैक्टिकल वर्क। इस चैप्टर से आपके पास हम क्वेश्चन आंसर लेके आएंगे। तो ये वीडियो जैसी लगी आप हमें कमेंट करके बताइएगा और वीडियो को शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।